वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल पर तैयारी कर रहे हैं पीजीटी हिंदी की भी। इसी के अंतर्गत हमारी सीरीज चली हुई है। तो ये आज हमारा अगला वीडियो है पीजीटी हिंदी सीरीज़ के अंतर्गत, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण रहती हैं आपकी कदम हमारे के लिए। तो अपने हर एक वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। तो चलिए खैर वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, अपभ्रंश भाषा का स्थिति काल क्या है। अर्थात अपभ्रंश भाषा का काल पूछा गया है, कब से कब तक रहा है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा अपभ्रंश भाषा का काल के बारे में जानकारी के अंतर्गत, तो वो हो जाएगा विकल्प सी। अर्थात अपभ्रंश भाषा का काल रहा है 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक, ठीक है। सी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे इसकी थोड़ी सी व्याख्या है, व्याख्या को देख लेते हैं। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्रम इस प्रकार से है। सबसे पहले है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसका जो समय माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। तो जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है ये भी आगे दो भागों में विभक्त है। पहली तो है वैदिक संस्कृत, इसके पश्चात है लौकिक संस्कृत। जो वैदिक संस्कृत है इसका समय है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक, और जो लौकिक संस्कृत है इसका समय है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक। आगे है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो इसका जो समय है ये 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता है। इसके अंतर्गत आती हैं पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। याद रखिएगा, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो जो पाली का समय है 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक, प्राकृत का है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश का है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। आगे है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसका समय आता है 1000 ईस्वी से अब तक, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न पूछा गया है। हाँ, अगले प्रश्न को पढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा पीजीटी हिंदी एलटी कमीशन और एलटी टेट के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो उन्हें परचेज करने के लिए तो आप 8219312129 पर व्हाट्सएप करिए और इसकी सारी जानकारी प्राप्त करिए, ठीक है ना। आपको ये कोर्स अवश्य खरीदने चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी जो तैयारी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे साबित होंगे आपको, ठीक है ना। बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट कोर्स है ये। और ये भी स्पष्ट कर दूं, ये एलटी जितने भी कोर्स हैं ये सभी आपको हिंदी साहित्य से संबंधित ही मिलेंगे। यहाँ पर जीके इत्यादि नहीं करवाया जाएगा, सिर्फ आपको हिंदी की कंप्लीट जानकारी करवाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। विकल्प में है ब्राचड, शौरसेनी, अर्धमागधी या मागधी। तो सही विकल्प का चयन करिए। यहाँ पर क्या आएगा, तो जो पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, अर्धमागधी से। आगे थोड़ी सी व्याख्या भी दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। एक तरफ यहाँ पर अपभ्रंश दिया गया है और उत्पन्न उपभाषा ये भी दी गई है। जो ब्राचड है, देखिए जो ब्राचड है यहाँ से निकली है सिंधी, याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर जो शौरसेनी से ये पश्चिमी हिंदी उत्पन्न हुई है। फिर मागधी से ये बिहारी हिंदी उत्पन्न हुई है। और जो पूर्वी हिंदी है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। इसमें पूछा गया है मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, ये किस बोली के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, खड़ी बोली के अंतर्गत आते हैं ये। तो थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर खड़ी बोली भाषा के क्षेत्र में आते हैं, जबकि आगरा, मथुरा ब्रजभाषा क्षेत्र में इटावा, हरदोई, कानपुर के अंतर्गत
कन्नौजी बोली के क्षेत्र में तथा इलाहाबाद, रायबरेली, सीतापुर, बहराइच आदि अवधी बोली के क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 4, इसमें पूछा गया है 252 वैष्णवों की वार्ता किस भाषा में लिखी गई है? विकल्प में है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी या बघेली। तो जो 252 वैष्णवन की वार्ता है ये लिखी गई है आपकी ब्रजभाषा के अंतर्गत। तो यहाँ पर सही विकल्प ए हो जाएगा। चलिए थोड़ी सी व्याख्या आगे दी गई, व्याख्या को भी देख लेते हैं। 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा ब्रजभाषा है। इस वार्ता ग्रंथ के लेखक गोसाई गोकुलनाथ है। इस वार्ता ग्रंथ के अतिरिक्त 84 वैष्णवन की वार्ता भी गोकुलनाथ का ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है साथ में। एक तो इसकी भाषा होगी ब्रजभाषा, ठीक है, और इस ग्रंथ के लेखक कौन होंगे? गोसाई गोकुलनाथ। और इसके अतिरिक्त इनकी दूसरा ग्रंथ कौन सा है? 84 वैष्णवन की वार्ता, ये भी गोकुलनाथ का ही ग्रंथ माना जाता है। और जो गोकुलनाथ है ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। जो वल्लभाचार्य थे ये इनके दाता थे और जो विट्ठलनाथ थे ये इनके पिता थे। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। ईसुरी किस बोली के लोक कवि हैं? ईसुरी किस बोली के लोक कवि हैं? तो विकल्प में है ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी या बुंदेली। तो ईसुरी बुंदेली के लोक कवि माने जाते हैं। डी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। हाँ जी, ठीक सही विकल्प डी ही हो जाएगा। ईसुरी बुंदेली बोली के प्रमुख लोक कवि हैं। बुंदेलखंड में बोले जाने वाली बुंदेली का क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, भोपाल, सागर, होशंगाबाद जिलों तक फैला हुआ है। इस प्रकार दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का मध्य भाग इस बोली के क्षेत्र में समाविष्ट है। किंतु बुंदेली में साहित्य रचना बहुत कम हुई है। लाल कवि ने छत्र प्रकाश की रचना बुंदेली में की है। क्या है? जो लाल कवि हैं इन्होंने छत्र प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना बुंदेली भाषा में की है। इसका भी ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक नाम गलत है। तो बताना है कौन सा गलत है। हाँ, यहाँ पर बता दूँ, ये जो प्रश्न है गलत पूछा गया है। आगे जो इसकी व्याख्या है, व्याख्या को देख लेते हैं। ये बिल्कुल सही व्याख्या है। खरोष्टी लिपि देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में नहीं है। कौन सा है? खरोष्टी लिपि, जो कि विकल्प के अंतर्गत नहीं है। खरोष्टी लिपि देवनागरी लिपि के पूर्ववर्ती लिपियों में नहीं है, जबकि ब्राह्मी से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। याद रखिएगा, मूल है ब्राह्मी, फिर आती है गुप्त लिपि और फिर कुटिल लिपि। जो कुटिल लिपि है इससे निकलती हैं आगे देवनागरी लिपि और शारदा लिपि। इसका ध्यान रखना है आपने। ये जो पूरा विकास क्रम का चित्र है इसको आपने स्क्रीनशॉट लेना है। ये महत्वपूर्ण है, आगे आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो जाएगा ये। अगला प्रश्न पूछा गया है इनमें से द्विगुण व्यंजन है। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। डी नहीं, बी। आगे इसकी थोड़ी सी व्याख्या है, व्याख्या भी देख लेते हैं। द्विगुण व्यंजन ड है। हिंदी में दो नवीन विकसित उत्क्षिप्त और द्विगुण व्यंजन हैं, ढ ढ, जबकि ढ और ढ मूर्धन्य व्यंजन है तथा ह कंठ ध्वनि है। इसका भी ध्यान रखना है आपने, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। अगला प्रश्न है राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? विकल्प में है अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347। तो सही विकल्प का चयन करें। कौन सा सही विकल्प होगा यहाँ पर? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, अनुच्छेद 344 के अंतर्गत। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। राजभाषा आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में राष्ट्रपति द्वारा 7 जून 1955 को 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में किया गया।
अनुच्छेद 345, 346, 347 प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित प्रावधान इन अनुच्छेदों में किया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में राष्ट्रपति के द्वारा 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में किया गया था। ये है सबसे महत्वपूर्ण, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है 9, स्वभाषा स्वदेश तथा स्वधर्म का आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? क्या है? स्वभाषा स्वदेश और स्वधर्म का आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? विकल्प में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद। तो सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये आंदोलन चलाए गए थे। चलिए अगला व्याख्या देख लेते हैं इसकी। व्याख्या है, स्वभाषा स्वदेश और स्वधर्म का आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। हिंदी के प्रचार प्रसार में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान महत्वपूर्ण है। समूचे राष्ट्र में हिंदी को प्रसारित करने का श्रेय स्वामी जी को है। इन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा, जबकि महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना की। तो यहाँ से आपने जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है तो वो है कि जो सत्यार्थ प्रकाश नामक जो ग्रंथ है किसका है? तो ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी का ही। और जो 1918 में महात्मा गांधी ने हिंदी के दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना की थी। मद्रास कहाँ पर है? चेन्नई में। इसको भी याद रखना है आपने, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 10, इन्हें आरोही क्रम में काल क्रमानुसार निर्धारित करना है, तो करिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपको पहले ही बता देता हूँ। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प ए, अर्थात सबसे पहले उदंत मार्तंड पत्रिका आई थी या पत्र आया था, फिर प्रजा हितैषी, फिर प्रजा मित्र, उसके पश्चात प्रजा हितैषी और सबसे अंत में हरिश्चंद्र मैगजीन। तो अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाता तो आप ये उदंत मार्तंड को देखकर ही पता लगा लेते, सबसे पहले उदंत मार्तंड आया था, ठीक है ना, बाकी सभी नहीं आए हैं पहले। यहाँ पर इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी की गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। तो चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। जो उदंत मार्तंड पत्रिका है, इसके जो संपादक थे जुगल किशोर, और इसका कालक्रम क्या है? 1826। फिर जो प्रजा मित्र है, इसका कालक्रम है 1834। फिर है प्रजा हितैषी, इसका कालक्रम है 1855 और इसके संपादक थे राजा लक्ष्मण सिंह। फिर है हरिश्चंद्र मैगजीन, इसका प्रकाशन या संपादन काल है 1873 और इसके संपादक रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका भी ध्यान रखना है आपने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अंकों के किस रूप को स्वीकार किया गया है? क्या है? भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है? विकल्प में है भारतीय अंकों को, भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को, भारतीय मूल के अरबी के अंतर्राष्ट्रीय रूप को या उपयुक्त सभी को। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को भारतीय संविधान ने अंकों के इस रूप को स्वीकार किया है, ठीक है ना। ये सही विकल्प हो जाएगा बी। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान ने भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को स्वीकार किया है। अनुच्छेद 343 में उल्लेख किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी होगी तथा अंकों का प्रयोग वही रहेगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित है। शेष अन्य दिए गए विकल्प त्रुटिपूर्ण हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि जो संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी और अंकों का प्रयोग वही रहेगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित है या माननीय है।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। विकल्प में है विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालक्रमानुक्रम पद्धति या समाजशास्त्री पद्धति। तो सही विकल्प क्या होगा? यहाँ से आपको हिंट दे देता हूँ कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने भी इसी पद्धति का प्रयोग अपनी इतिहास ग्रंथ में किया है। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। जो विधेयवादी पद्धति है ये इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसी पद्धति का प्रयोग किया है। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या है, व्याख्या को देख लेते हैं। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति का अनुसरण कर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। अगले प्रश्न में जाने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है ना। अवश्य जुड़िए, वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण PDF इत्यादि वहाँ पर प्रदान की जाती रहती हैं, ठीक है ना। और वीडियो के लिंक भी आपको पहले वहीं पर उपलब्ध हो जाते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन होंगे? विकल्प में है आपके समक्ष विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह या डॉक्टर विनय मोहन। तो चलिए सही विकल्प का चयन करें। क्या आएगा यहाँ पर? तो जो सही विकल्प आएगा तो वो आएगा विकल्प बी, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा का ग्रंथ हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है परंतु बच्चे इसे ध्यान से नहीं पढ़ते, सोचते हैं कि महत्वपूर्ण ग्रंथ नहीं होगा ये, परंतु ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा होंगे। तो यहाँ पर कुछ ग्रंथ और उनके लेखक दिए गए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसके लेखक हो जाएंगे विजेंद्र स्नातक। याद रखिएगा, जो विजेंद्र स्नातक है इनके द्वारा भी हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा गया है। फिर है दूसरी परंपरा की खोज, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, डॉक्टर नामवर सिंह का है ये। फिर है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, तो ये हो जाएगी आपकी डॉक्टर विनय मोहन शर्मा की रचना, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 14, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? विकल्प में है 1865, 1868 ईस्वी और 1880 या 1889 ईस्वी। सही विकल्प बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। सही विकल्प बी हो जाएगा। थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशनारंभ वर्ष 1868 ईस्वी में हुआ था। यह पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा काशी से निकाली जाती थी। इसके अतिरिक्त बाला बोधिनी, हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिकाओं का भी संपादन भारतेंदु ने ही किया था। तो सबसे महत्वपूर्ण तो यहाँ पर हो जाएगा 1868 में ये प्रकाशित हुई थी। और किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। और कहाँ से निकाली जाती थी? काशी से। और बाला बोधिनी और हरिश्चंद्र मैगजीन नामक दो अन्य इनकी पत्रिका मानी जाती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? विकल्प है पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प भी, युग प्रवृत्ति। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रहा है। आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा है और इसका प्रकाशन काल है 1929। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 16, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी कालक्रमानुसार सही होगी? तो यहाँ पर कुछ ग्रंथ दिए गए हैं, उन्हें कालक्रम के अनुसार निर्धारित करना है। सबसे पहले क्या आएगा? विशलदेव रासु, पृथ्वीराज रासु, हम्मीर रासु या खुमान रासु। तो चलिए सही विकल्प बता देता हूँ आपको। तो जो विकल्प सी है ये सही हो जाएगा, विकल्प सी।
जो खुमान रासो है सबसे पहले, फिर बिसलदेव रासो, फिर पृथ्वीराज रासो और सबसे अंत में हमीर रासो। यहाँ पर इसकी व्याख्या की गई है। खुमान रासो इसका जो समय है 9वीं शती है और इसके लेखक कौन है? दलपति विजय। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका एक अंक तो अवश्य बनेगा ही बनेगा, महत्वपूर्ण है ये वाला। फिर है बिसलदेव रासो 1212 संवत और नरपति नाला इसके रचनाकार हो जाएंगे। फिर है पृथ्वीराज रासो 13वीं शताब्दी और चंद्रबरदाई इसके रचनाकार हो जाएंगे। फिर है हमीर रासो 14वीं शती और शारंगधर इसके रचनाकार हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ये बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 17। तो पूछा गया है इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं। तो बताना है कि कौन सबसे पुराने हैं। विकल्प में है सरहप्पा, मच्छंद्रनाथ, कन्हप्पा या गोरखनाथ। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, जो सरहप्पा हैं ये इन सभी विकल्पों के अनुसार सबसे पुराने होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके लिए एक प्रश्न भी पूछता हूँ, आपने बताना है गोरखनाथ के गुरु कौन थे। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ। व्याख्या है सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने सरहप्पा हैं। सिद्धों से ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी, जिसके प्रेरणता गोरखनाथ थे। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, जिनकी रचना है दोहा कोश। कन्हप्पा सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, किंतु इनका कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं है। तो सही विकल्प यहाँ पर सरहप्पा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है। विकल्प में है निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य या बल्लभाचार्य। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए, निम्बार्काचार्य जो है ये द्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे थोड़ी सी व्याख्या दी गई है। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य निम्बार्काचार्य है। और भी यहाँ पर आचार्य और संप्रदाय दिए गए हैं, उन्हें देख लेते हैं। मध्वाचार्य के द्वारा चलाया गया है द्वैतवाद, बल्लभाचार्य के द्वारा शुद्धाद्वैतवाद, विष्णु स्वामी के द्वारा रुद्र संप्रदाय। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो चलिए अब वीडियो का अंत कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपने, ठीक है ना। तो चलिए।